ओके, तो हेडिंग डालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग? रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन पावर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम लोग मतलब रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर लें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लें, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो धीरे धीरे कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि एज जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो टाइम टी के साथ जाए तो इसके कंसंट्रेशन पे तो कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि हम एक चीज कह सकते हैं कि ये तो उतना अमाउंट कंज्यूम ही होता जाएगा। ठीक है, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो मेथड से पढ़ना है, जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर ए गिव्स प्रोडक्ट तो हम लोग क्या लिखते हैं? टी इक्वल टू जीरो पे मान लो ये ए नॉट है, और टाइम इक्वल टू टी पे इसको हम लोग क्या लिखते थे? एटी। एटी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब अगर मान लो इसको हम लोग को लिखना पड़े, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट ऑफ, ध्यान देना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर हमें लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डी ए टी बाई डी टी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? के एटी जीरो। ध्यान रखना के तब लिख रहे हैं जब यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई कोफिशिएंट रख देते, सपोज ए का मान लो कोफिशिएंट n1 रख देते, तो हो जाता है n1 के। तो इसलिए बेटर होगा कि आप के ए लिख लें, तो आपको ध्यान रहे कि ये जो के है वो किसका है? ए का है। तो ए का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपको इधर लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसको फिर सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी ए टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा? के डी टी। तो मतलब इन शॉर्ट हमने ये पढ़ रखा है माइनस डी ए, ये सब एक्सप्रेशन आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इस सब में ज्यादा टाइम नहीं लगा। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए? के डी टी। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ए नॉट से ए टी, और ये जीरो से टाइम टी, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा इक्वेशन? ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के ए टी। और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के ए टी। देख लो, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के ए टी। तो ये इक्वेशन जनरल फॉर्म है, ये याद होना चाहिए हम लोगों को। इससे ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे जो के है ध्यान रखेंगे, ए मैं इसलिए लिखा हूँ कि आपको ध्यान रहे इट इज ऑफ रिएक्टेंट। ये के किसका ले रहे हैं हम लोग? रिएक्टेंट का के लिए। एंड इट चेंजेस विथ टेम्परेचर। अब मान लो यहाँ पे ग्राफ पूछ लें, ग्राफ हम आपसे पूछ रहे हैं ए वर्सेस टी का ग्राफ, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ए वर्सेस टी का ग्राफ यहीं से बना सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग ए वर्सेस टी का ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे देख लो, ये ए है, ये टी है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? इस तरह ग्राफ आ जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? इंटरसेप्ट हो जाएगा पॉजिटिव। ये सब एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ।
नेक्स्ट है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की अगर बात करें, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जहां पे रिएक्टेंट 1/2 हो जाए ना, तो हम लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू टी हाफ। तो एटी क्या हो जाएगा, एटी क्या होता है, एटी का मतलब था रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जब रिएक्टेंट आधा हो जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटी इक्वल टू ए नॉट बाई टू। तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k। देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हम कह सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। मतलब और एक बात यहाँ से ध्यान रखना, टी हाफ को हम लोग T50 भी लिख सकते हैं। तो T50 किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ए नॉट के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से जो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर T50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है क्लास, तो T20 हो, T30 हो, T40 हो, T60 हो, सब ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब हाफ लाइफ अगर ए नॉट पे डिपेंड किया तो कोई भी लाइफ ले लो ए नॉट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे इसका भी हम ग्राफ बना लें, यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच का, टी हाफ एंड ए नॉट का ग्राफ आप देख सकते हैं। टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ कहां से जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी में एक और चीज लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, तो कंप्लीशन टाइम मतलब हो जाएगा T100। तो T100 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट बाई के ए, ठीक है। कंप्लीशन टाइप का मतलब आप ब्रैकेट में लिख लेना, टाइम एट व्हेन reactant is consumed, reactant is consumed। तो देख लो, तो T 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के, दैट इज दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब में देख लेना आप यहाँ से। अब अगर हम 100% ले रहे हैं, तो 100% लेने का मतलब क्या हुआ, एटी इक्वल टू ए नॉट, और एटी इक्वल टू ए नॉट हो गया तो सीधा सीधा आ गया ना 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो हम लोग भी लिख भी सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर T100 is equal to 2 times of T half। Again this is a very important relation। जीरो ऑर्डर के बारे में लगभग चीजें यहाँ पे मैंने छाप दी है, आप देख लें, कोई दिक्कत है तो बता दें। जीरो ऑर्डर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इस पेज में लिखा है, हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। फर्स्ट आप क्वेश्चन है, A gas gives B gas plus 2C gas। This is a zero order reaction। ये P नॉट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है आफ्टर 16 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट, आफ्टर 16 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन the pressure is tripled, the pressure is tripled। calculate half life for reaction, कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन। ये नहीं गिवन है, छोड़ दो, ऐसा मान लो, यहाँ से स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये क्लियर हुआ सबको, प्रेशर P दिया था, बोला था ट्रिपल करना है, तो 3P, यानी ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ, यानी ये P और 2P में ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब अगर 100% कंप्लीट हुआ, मतलब ये हो गया कि आपको T कंप्लीशन कितना दिया, 16 मिनट। तो T हाफ क्या हो जाएगा, T कंप्लीशन बाय 2, 16/2, आंसर क्या आ गया, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे आप।
2A gives B, rate constant of reaction equal to 2 into 10 - 3 mole per liter per second. A नॉट आपको दिया हुआ है, मतलब A का what will be the concentration of B after 100 second. Start. देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन दिया इधर कर देते हैं, 2A gives B. तो 2A gives B में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा रिएक्शन ऐसा है, अगर हम t इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो A नॉट, t इक्वल्स टू t पे बात करें तो AT. तो ये बचेगा कितना या यूज कितना हो गया इसका, A नॉट माइनस AT. A नॉट लिए थे, AT बच गया, यानी यूज कितना हो गया, A नॉट माइनस AT. और ये B कितना बन जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा 1/2, तो A नॉट माइनस से कितना हो जाएगा A नॉट माइनस AT/2. ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को अभी लिखे AT इक्वल टू A नॉट माइनस K1 AT. ठीक है, सॉरी K1 बोल रहे KAT. तो अब यहाँ से आप देख लो AT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A नॉट माइनस AT. तो A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू T. आपको मैंने रिएक्शन में K दे रखा है, तो A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100. तो क्या आ जाएगा 0.4. तो आपको A नॉट माइनस AT का वैल्यू क्या आ गया 0.4. ठीक है, अब आपसे पूछे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ B, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 का आधा, 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.2 मोल. देख लो क्लियर है. ओके गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग N1A गिव्स प्रोडक्ट, N1A गिव्स प्रोडक्ट, तो उसका रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन पावर 1. ठीक है, सेम मेथड t इक्वल्स टू 0 पे ये A नॉट, t इक्वल्स टू t पे AT. तो माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू K. फिर इसको आप उसी तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा AT इक्वल टू A नॉट e⁻⁻k_AT. ध्यान रखना मैं A इसलिए लिख रहा हूं तो आपको ध्यान रहे कि वहां कोफिशिएंट आएगा तो क्या करना है, AT इक्वल टू A नॉट e⁻. अब यहां से आप देखो ये है आपका क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है टाइम. तो दोनों के बीच अगर रिलेशन आ जाए तो मैं यहां से अगेन दो ग्राफ बनाऊंगा. सबसे पहला ग्राफ फॉर रेट एंड कंसंट्रेशन. तो रेट एंड कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू K. ठीक है, एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ग्राफ ऐसा जाएगा. तो आपको सारे ग्राफ्स के डिफरेंस भी पता होने चाहिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, अब इसी में इसी इक्वेशन में अगर हम लोग बोथ साइड लॉग ले लें, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ln AT इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT.
तो अगर यहाँ से एक और ग्राफ बनाना पड़ जाए, LN80 वर्सेस टी का ग्राफ, तो LN80 वर्सेस टी का ग्राफ अगर बोले तो ध्यान देना ये ग्राफ कैसा आएगा, सब आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो अभी मैं एक एक डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, इक्वेशन नहीं, सीधा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, स्लोप लिख लेंगे, नेगेटिव स्लोप, और वो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा। इंटरसेप्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या आपका LNA0, ये इंटरसेप्ट है, सब लिख लेंगे। इंटरसेप्ट क्या हो गया, LNA0, और स्लोप क्या हो गया, माइनस के। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1/t LNA0 अपॉन 80, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log A0 by 80. This is the general form of first order. इसी तरह से हम लोग लिखेंगे एट t इक्वल्स टू t हाफ, एट t इक्वल्स टू t हाफ, at क्या हो जाएगा, A0 by 2। अगर at A0 by 2 हो जाएगा तो t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2 by k। तो यहाँ पे नोट में डालेंगे t half do not depend on concentration, t half do not depend on any concentration। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे हम लोग टी हाफ नहीं डिपेंड कर, जबकि जीरो ऑर्डर में कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया, ln2 अपॉन k। तो उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं हम यहाँ पे, फाइंड रिलेशन बिटवीन, बोर्ड लेवल लाइक क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन T75 एंड टी हाफ। तो T75 का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना, 25%, मतलब 1/4 बच गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/k इंटू LNA0 अपॉन 80। अब अगर क्वेश्चन में बोला 75% तो 1/k इंटू क्या करते हैं इसको, LNA0 अपॉन A0/4 लिख सकते हैं, बचा हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/k ln4 आ जाएगा, और 1/k ln4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ln2/k। तो क्या रिलेशन आ गया, T75 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T। आप ध्यान देंगे, रटा हुआ होगा तो बहुत अच्छा है। मैं कुछ एक दो डेटा लिख देता हूँ जो कॉमनली जेई बार बार यूज कराता है। जस्ट अ सेकंड क्लास। तो देखो ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ रिलेशंस लिख दे रहा हूँ, आंख बंद करके आप याद रख लीजिएगा, है ना। सब इसी तरीके से आया, जैसे एक T75 वाला रिलेशन, एक याद रखना हमेशा, T87.5, T87.5 जो होता है वो 3T हाफ होता है। ठीक है, उसके बाद T93.75 याद रखना, ये 4T हाफ होता है, और T99.9 याद रखना, ये होता है आपका 10T हाफ। रिपीट कर देता हूँ, T87.5 3T हाफ, T93.75 4T हाफ, T99.9 10T हाफ। क्या क्वेश्चन ज्यादा दिया हाँ, और 2 क्वेश्चन सेम है, और एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं है। तो जिसमें ऑप्शन नहीं हो इंटीजर टाइप होगा, नहीं 3 ऑप्शन। मैं 2 मिनट। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, क्वेश्चन है P प्लस Q गिव्स R प्लस S। ठीक है, और अपने को इस क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया है इस तरह से, ये आपके लिए Q0 पॉइंट है, ये आपका Q है, Q वर्सेस T का ग्राफ दिया है। टाइम टेकन मतलब फॉर 75% कंप्लीशन,
of P is twice time taken for T 50%. Overall order of reaction is option A 2, B 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए तो एक बार चेक कर लेना। ये जेईई एडवांस 2013 2013 में पूछा है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट T1/8 अपॉन T1/10 into 10 for first order decomposition of a compound ठीक है। गिवन है T1/8 is equal to time taken for concentration of reactant to reduce, ध्यान से इस लाइन को सुनेंगे, reduce to 1/8 and T1/10 is equal to time taken for concentration of reactant to reduce to 1/10। दो क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करें। एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आप इस तरह कर पा रहे हो मतलब आप काइनेटिक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर फर्स्ट ऑर्डर से आ रहा है तो। जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ग्राफ को अगर आप देखो तो ग्राफ सीधा सीधा बता रहे हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको दिस वन, यहाँ मैंने देखो ड्रॉ किया जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ। तो इसका मतलब ये रिएक्शन Q के टर्म में तो जीरो है, Q के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। अब यहाँ एक लाइन लिखा मैंने, टाइम टेकन T75 कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50%। तो क्या अभी इसके प्रीवियस पेज में ही मैंने ये रिलेशन दिया, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये जो रिलेशन है T75%, तो हम कह सकते हैं ना T75% ऑफ P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। और ये किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है। तो P रेज टू पावर 0 एंड Q रेज टू पावर 0 एंड P रेज टू पावर 1, ओवरऑल ऑर्डर इज 1। आप जेईई 2013 का पेपर उठा के देखना, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एडवांस में पूछा मतलब जेईई मेन में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा है 2 है ना, टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 1/8 है ना। एक होता है रिड्यूस टू, एक होता है रिड्यूस बाय। अगर लिखा होता है रिड्यूस बाय 1/8 तो यानी हम क्या मानते हैं वहां पे 7/8 मानते हैं। रिड्यूस टू 1/8 ले गया मतलब बचा हुआ कितना है 1/8। रिड्यूस बाय 1/8 लिखा होता तो कितना रिड्यूस हो जाता, वहां पे अगर क्वेश्चन में लिखा होता रिएक्टेंट टू रिड्यूस बाय 1/8, टू लिखा है ना 1/8, वहां बाय 1/8 होता तो यानी रिड्यूस बाय कितना 7/8। ठीक है। अब मतलब हम समझेंगे इस इक्वेशन में, इसको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो T इक्वल टू क्या लिखे 1/K ln A0/80। ठीक है। अब आपको T 1/8 पे लिखना है तो T 1/8 इक्वल टू 1/K ln A0 क्या हो जाएगा A0/8। इसको आप क्या लिख सकते हो ln 8 इक्वल टू 3 ln 2/K। अब आप इसको T 1/10 पे निकाल दो। T 1/10 पे क्या लिख दोगे 1/K ln A0/A0/10, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे ln 10/K। अब आपको दोनों का रेशियो लेना है, तो दोनों का रेशियो लेना है तो T1/8 अपॉन T1/10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा मैं लिख देता हूँ, K कैंसिल हो जाएगा तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 ln 2/ln कितना 10। ठीक है। अब दोनों को तुम अगर लॉग में बदलोगे तो 2.303 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या इसको हम लोग 3 log 2 अपॉन log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे वैल्यू किसका फाइंड करना था, t1/8 अपॉन t1/10 इंटू 10। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 0.3 अपॉन log 10 का वैल्यू 1 इंटू 10, 0.9 इंटू 10, आंसर क्या आ जाएगा 9। क्लियर है। अब देखो 80 इक्वल टू क्या है, a0 e रेज टू पावर माइनस kt, ठीक है। अब अगर मान लो हम यहाँ से ग्राफ बनाए, एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा पूछने वाले हैं अभी हम। ये ग्राफ बन गया हमारा, 80 वर्सेस t का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। 80 वर्सेस t का ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले देख लें। तो 80 वर्सेस t का ग्राफ इसी इक्वेशन से बनाएंगे, 80 वर्सेस t। तो देखो 80 वर्सेस t का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको a0 a पॉइंट है। अब मेरा क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है आपको रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ का नेचर लिख के दीजिए मुझे, लीनियर या कर्व, तो कर्व कैसा, फटाफट। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत समय पे मिसकंसेप्शन हो जाता है हम लोगों को। हम लोग सीधा सीधा क्या सोचते हैं कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के है, तो सीधा सीधा हम लोग रेट इक्वल टू KAT। और बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचते हुए, जैसे अभी आप मिस्टेक कर रहे थे। तो ये गलत है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। क्योंकि आप इसका इक्वेशन बनाओ, जब आप इसका इक्वेशन बनाओगे तो आप देखो क्या इक्वेशन आएगा, रेट इज इक्वल टू KA0, रेट इज इक्वल टू KA0 e रेज टू पावर माइनस KT। अब आपको रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने बोले तो सेम ही ग्राफ तो आएगा, सिर्फ यहाँ से क्या चेंज आएगा, ग्राफ का नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके लिए क्या, KA0। तो दोनों रिएक्टेंट के लिए टाइम के साथ और रेट के लिए टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा, सेम, ठीक है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, सब नोट करते जाना। मैंने पहले बोला मैं पॉइंट्स को समराइज कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। K इक्वल टू क्या होता है, 1/t ln A0 वर्सेस अपॉन AT। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln2 अपॉन t हाफ, है ना, t हाफ के फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1/t ln A0 अपॉन AT, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, t अपॉन t हाफ ln2 that is equal to ln A upon AT। where n is equal to number of half life, और number of half life का क्या फॉर्मूला है, t अपॉन t1/2। तो अगर A0/AT दे दिया तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 रेज टू पावर n। तो AT इज इक्वल टू, ये सब तो NCERT अभी बोर्ड लिख लो तुम लोग, तो इस सब में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। AT इक्वल टू A0/2n। इसमें लिख लेना यूज व्हेन given time, use when given time is multiple of t half। ठीक है, मान लो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको यहाँ से इस फॉर्मूले को भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने दे तो देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू मान लो दे दिया 0.0693 और टाइम आपको दे दिया 50 सेकेंड, ठीक है।
अब अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना है इस टाइम पे 50 सेकंड पे, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप टी हाफ निकाल दोगे, 0.693 डिवाइड बाय 0.0693, दैट इज इक्वल टू आ गया 10 सेकंड। तो 10 सेकंड आ गया, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। और अगर हम आपसे पूछ ले कंसंट्रेशन आफ्टर 50 सेकंड, तब तुम उसको क्या लिख दोगे? AT इज इक्वल टू A0 बाई 2 रेज़ टू पावर 5, दैट इज A0 बाई 32। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए। तो अब जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है इसका नोट करके लिखेंगे सबसे पहले। for a first order reaction, same fraction, for a first order reaction, same fraction of reaction is completed, same fraction of reaction is completed in same interval of time. For a first order reaction, same fraction of reaction is completed in same interval of time. जैसे मान लो इसको देखते हैं एक बार वापस। हाँ, मान लो ए गिव्स ए का मान लो 10% रिएक्शन हुआ ना, 10 सेकंड में डिकम्पोज हुआ, तो कितना मिलेगा अपने को? मान लो पहले A0 था तो कितना मिलेगा? 0.9 A0। अगले 10 सेकंड में फिर जाओ, तो अगले 10 सेकंड में जाएंगे, फिर ये 10% जाएगा, तो फिर ये कितना मिलेगा? 0.18 A0। समझ रहे हो ना? यही बोला है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसको और ज्यादा क्लियर करें अगर, तो जैसे हम लोग लिखे, मान लो अपने पास A0 है, तो A0 से T 50%, क्या बना? A0 बाई 2। ठीक है, अब अगर तुम A0 बाई 2 का फिर से T 50% ले लो, तो क्या बन जाएगा? A0 बाई 4। ठीक है, अब देखो यहां से एक और चीज ध्यान देते हैं, अगर ये A0 है और ये A0 बाई 4 है, तो यहां से यहां तक रिएक्टेंट बचा कितना होगा? 25%। कंप्लीट कितना हुआ होगा? 75%। ठीक है, और ये कितना था? A0 और 50। तो जो पीछे एक रिलेशन अभी निकाला था, ये रिलेशन T75 इज इक्वल टू 2T हाफ, आप यहां से भी देख सकते हैं इस चीज को, 75% इक्वल टू 2T हाफ। आगे बढ़ाइए, इसको कहां तक लेके आइए? A0 बाई 8। तो यहाँ तक 25% था, तो यहाँ कितना बचा होगा? 12.5%। मतलब यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन कितना हुआ होगा? 87.5%। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है? T 87.5 कितना है? 3T हाफ। तो ये सब जो रिलेशन है मैंने पहले भी बोला, याद रखना है। इसी तरह A0 बाई 8 से कहाँ जाएगा? A0 बाई 16 तक जाएगा। ये हमेशा हाफ होता रहेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीशन में नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तो आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो कि ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन। सिर्फ जीरो ऑर्डर ही कंप्लीशन होता है, बाकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी रिएक्शन में लिखा है रिएक्शन गोज ऑन कंप्लीशन, मतलब सीधा आंख बंद करो और समझ जाओ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जेई के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं नोट एक लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना, आपको ये थोड़ा काम है। इफ फॉर सेम टाइम इंटरवल, ध्यान देना, इफ फॉर सेम टाइम इंटरवल concentration of reactant is in AP, तो समझना वो जीरो ऑर्डर है। इफ इन GP, तो समझ लेना कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। एंड इफ इन HP, तो समझ लेना कि सेकंड ऑर्डर है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन AP में आ जाए तो जीरो ऑर्डर, GP में आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, और HP में आ जाए तो सेकंड ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा।
मान लो मैंने रिएक्शन लिखा A gives B, ये हो गया आपके लिए जीरो ऑर्डर। इसमें क्वेश्चन है व्हेन A नॉट इज इक्वल टू 1 मोलर, T 20% इज इक्वल टू 5 मिनट। व्हेन A नॉट इक्वल टू 3 मोलर, T 20% इज इक्वल टू कितना। और इसी के बगल में क्वेश्चन A gives B फर्स्ट ऑर्डर व्हेन, इधर से बंद कर देते हैं। क्यों लोग काम कर लेते नहीं जाते। बात तो बन गया। कोई आएगा ना तो फिर T 20% इक्वल टू 7 मिनट, व्हेन A नॉट इक्वल टू 3 मोलर, T 20% इज इक्वल टू कितना। जल्दी दोनों का निकाल दीजिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको सामने में दिख जाए दोनों के बीच। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर हम लोग क्या लिखते हैं, T 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मैंने आपको पहले बोला अगर हम T डायरेक्ट 50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं A, तो यानी T(x% भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा। मतलब अगर 50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 20% भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, X% भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। इन जनरल ये इंपॉर्टेंट चीज सब लोग नोट करेंगे। इन जनरल T(x% is directly proportional to A raised to power 1 upon n, किसी भी रिएक्शन के लिए, कोई भी ऑर्डर के लिए। तो अब देखो, अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसंट्रेशन को कर दिए हो आप 3 टाइम, 1 से 3, तो तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 15 मिनट। इसी रिएक्शन में आप देख लें, अगर हम n का वैल्यू 0 रख दें तो Tx% क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to power 0, मतलब इंडिपेंडेंट। तो आप कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा भी दो तो नो चेंज मतलब सेम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सेकंड ऑर्डर कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको। अगर इसी में एक और बना दे तो केस A gives B सेकंड ऑर्डर, ठीक है, मान लो अभी दिया नहीं है लेकिन मैं वही लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, अगर A हम लोग को दे दिया A नॉट 1 मोलर और T आपको दे दिया मान लो 20 का 15 मिनट्स, तो A नॉट 3 मोलर कर दिए तो T20 पूछ ले तो आप अगेन ये फॉर्म में लेके आओ उसको। तो फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1, यानी यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, Tx% इज इक्वल टू A raised to power -1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A। अब आप क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो, 3 टाइम्स के लिए वो क्या जाएगा 1 अपॉन 3 टाइम्स, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 मिनट्स, है ना। 15 मिनट्स का 1/3 आंसर होगा 5 मिनट्स। तो क्या यहां तक मैंने अपनी बात क्लियर करी, आपको सबको क्लियर है। सेकेंड ऑर्डर जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है। ज्यादातर जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन जो आएगा वो सेकंड ऑर्डर पे नहीं आता, फर्स्ट ऑर्डर पे आता है। फिर भी सेकंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। सेकंड ऑर्डर में लिख लेना रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन और 2, ग्राफ बना लेंगे रेट एंड कंसंट्रेशन का। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, इसका जनरल फॉर्म 1/AT इक्वल टू 1/A नॉट प्लस KT, 1/AT इक्वल टू 1/A नॉट प्लस KT, T हाफ इसका आप लिख लोगे 1 अपॉन KA नॉट, एंड T हाफ जो होगा वो A नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह से आप सब नोट करके सेकंड ऑर्डर के बारे में रख लेना। एक और ग्राफ इसमें हम लोग बनाए जरा, T हाफ वर्सेस 1/A नॉट। तो ध्यान देना, ये ग्राफ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे,
क्वेश्चन है 3a gives 2b, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया k, अच्छा k लिख रहा है, ठीक है। 1.386 मिनट इनवर्स। इसको दो केस बना के करना है। एक केस में हम इस k को पूरे रिएक्शन का k मानेंगे और एक बार इस k को हम सिर्फ a के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है टाइम टेकन फॉर concentration of A to reduce concentration of A to reduce by 80%। ध्यान दीजिएगा, दो केसेस करने बोला मैंने। एक तो तब जब आप उसको सिर्फ A के रेस्पेक्ट में मान रहे हो K को, और दूसरा जब तुम इसको K रिएक्शन मान रहे हो। तो मैं दोनों यहां सॉल्व कर देता हूं फटाफट। अपना इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू 1/K ln A0 अपॉन 80, ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, अब देखो ये जो 1.386 लिखा, मैं इसको K लिखा हूं, तो इसको हम लोग ln2 लिख सकते हैं 1.386 को। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 ln2, है ना। 2 ln2 लिख सकते हैं इसको, 2 ln2 ln A0 अपॉन रिड्यूस बाय 80%, मतलब बचा कितना 0.2 A0, ठीक है। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ln इंटू ln 5 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2 इंटू 0.7, तो आएगा आपका 16/14, दैट इज इक्वल टू 1.16 मिनट। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको कुछ डाउट होगा पूछना। केस 2, ये केस 1 हुआ। केस 2 में उसको पूरे रिएक्शन का मान रहे हैं, तो T इक्वल टू 1 अपॉन K ln A0 बाई 80। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 3 इंटू 1.386 ln 5, that is equal to ln 5 by 3 इंटू 2 ln 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ln 5 अपॉन 6 ln 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या हुआ ये समझो। एक बार मुझे बोला k जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू ओनली a है, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के टर्म में k है, और दूसरे टाइम मेरे को बोला कि इस पूरे को, इस k को पूरे रिएक्शन का k मानो। तो ये मैंने रिएक्शन का k मान के सॉल्व किया, ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू k मान के सॉल्व किया। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है, मान लो मैं सिर्फ k लिख के छोड़ देता, तो ऑलवेज उसको तुम सिर्फ a के रेस्पेक्ट में मानते कि दिस a इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू a। बट अगर k रिएक्शन लिख दिया, मतलब ये पूरे रिएक्शन का k गिवन था। तो दोनों में पैटर्न जो हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी केस इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा नोट करके रखना, रिवाइज करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी नेक्स्ट लिखेंगे। अब देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम लोग प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम ऑब्लिक रोटेशन, बहुत सारे टर्म में पढ़े हैं ना, प्रेशर वॉल्यूम रोटेशन, इन सब के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो अपने को दे दिया a गिव्स b प्लस c, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, t इक्वल टू 0 पे p0, ये 0 0, p0 माइनस x, ये x और ये x, ये आपका t टाइम पे, और एक हम लोग t इंफिनिटी पढ़ेंगे जब ये 0, ये p0 और ये p0 हो जाता है। तीन टाइप के प्रेशर आएंगे, एक आएगा p0 जो हो गया इनिशियल प्रेशर, एक हो गया pt जो हो गया टोटल प्रेशर, और एक p है p इंफिनिटी जो गया टोटल प्रेशर एट t इक्वल टू इंफिनिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसमें दो केसेस बनते हैं। एक केसेस बनता है जिसमें p0 एंड pt गिवन होता है, और दूसरा केसेस बनता है जिसमें p इंफिनिटी और pt गिवन होता है।
ठीक है, इसमें पी नॉट अननोन है, इसमें पी इन्फिनिटी अननोन है, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। तो देखो पीटी जो कॉपी कर रहे क्या प्रीवियस पेज, ठीक है, जल्दी करो। तो अब देखो, तो अपने को दोनों को फर्स्ट ऑर्डर के जनरल टर्म में लिखना, ठीक है। ये सब जो अब हम बात करेंगे दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो क्या हम लोग यहाँ से पी टी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं। दैट इज पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स। यहाँ से आप देख सकते हो पी टी, तो पी टी इक्वल टू हो गया पी नॉट, तो यहाँ से एक्स हमारे लिए क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है, अब हम रेट कांस्टेंट की बात करें, रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, जिसको हम लोग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स लिखते हैं, तो उसको हम लोग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स लिख दिए। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई टी, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको याद होगा, तो रेट इक्वल टू 1 बाई टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, ये रख दिए एक्स। तो इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई टी एल एन 1 बाई टी एल एन पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टी। एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इस केस में जहाँ पे पी इन्फिनिटी पी टी दिया है, तो देखो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स, सेम। अच्छा पी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 पी नॉट, तो पी नॉट किसके बराबर आ गया, पी इन्फिनिटी बाई 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाई 2। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, k इक्वल टू 1 बाई टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, वही जो जनरल फॉर्म इधर लिखे। तो 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन पी इन्फिनिटी बाई 2 अपॉन पी इन्फिनिटी बाई 2 माइनस पी टी माइनस पी टी माइनस क्या हो जाएगा, पी इन्फिनिटी बाई 2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी एल एन पी इन्फिनिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। देख लो, अब आपको एग्जाम में हो सकता है प्रेशर गिवन हो, तो ये दोनों इक्वेशन अगर याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के भी आंसर ला सकते हो। यहाँ से 2 क्वेश्चन इस पे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो क्वेश्चन जेईई एडवांस का ही करा रहा हूँ और यहीं पे मैं है ना 2018 का क्वेश्चन है, मैं उसका जेईई मेन व्यू करा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे या नीट में पूछे तो कैसा पूछ सकते हैं। A gas gives 2B gas plus C, ये क्वेश्चन दे दिया। बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट in terms of P naught and PT, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ P naught and PT आपसे पूछ लिया इस रिएक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, A gas gives 2B gas plus C, तो T इक्वल्स टू 0 पर क्या बनेगा, P naught 0 0 P naught माइनस x 2x टाइम t पे। तो देखो यहाँ से अगर हम k का एक्सप्रेशन बनाए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। और इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 अपॉन टी एल एन पी अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल इक्वेशन आ गया k इक्वल टू 1 बाई टी एल एन 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। ये आ गया आपका, क्या पूछा था, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी, ये दे दिया। अब इसमें पूछो, अब देखो जेईई एडवांस में क्या बोला था, जेईई एडवांस में बोला था कि प्लॉट विच इज द
कलेक्ट ग्राफ प्लॉट, मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करने के, ग्राफ देके पूछा था आइडेंटिफाई द ग्राफ बिटवीन ln3p0 ln3p0 माइनस पीटी वर्सेस टी का ग्राफ पूछा था। ln3p0 माइनस पीटी वर्सेस टी का ग्राफ आपसे जेईई एडवांस में पूछा है 2018 में, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन है CH3 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नीट और जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन बोला है आफ्टर 40 मिनट फ्रॉम स्टार्ट, आफ्टर 40 मिनट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन the total pressure is found to be 350 mm of Hg if initial pressure is 200 mm of Hg, then calculate T half of reaction। 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, जल्दी करो। देखो सबसे पहले T इक्वल्स टू 0 पे क्या बोला था, इनिशियल 200, ये दोनों 0 0 हो जाएगा। T टाइम पे क्या हो जाएगा 200 माइनस x, ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, तो 200 प्लस x इक्वल टू कितना लिखेंगे 350, तो अपने को x कितना मिल गया 150, x 150 मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है इफ इनिशियल प्रेशर इज 200 mm देन कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ अगर निकालना है तो सीधा देखिए t इक्वल्स टू 0 पे कितना था 200 ना, अब 50% अगर बोल रहा है तो 50% मतलब सॉरी ये कितना कम हो गया, t 40 पे अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 50, और ये 50 तो होगा 200 माइनस x। ठीक है, तो 200 माइनस x, तो क्या ये 50 जो है, यहीं से लॉजिक लगा दो, 50 कितना है, 200 का कितना परसेंट बचा है 25% बचा है, 25% बचा है मतलब रिएक्शन कितना हो गया 75% हो गया। और अगर रिएक्शन 75% हो गया तो आपको मैंने अभी जस्ट बता दिया है T 75% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है। तो आपको T हाफ निकालना है तो T 40 कितना था जब 75% हो तो कितना टाइम लिया, T 40 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा 20। मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो। कुछ लोग का इसमें भी आंसर गलत है, आई डोंट नो इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जल्दी लिखो। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी में लिखना ब्रैकेट में लिख लो इट इज बेस्ड ऑन केटीजी, इट इज बेस्ड ऑन केटीजी, कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन केटीजी। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। और केटीजी बेसिकली कोलिजन थ्योरी क्या मॉलिक्यूलर कोलिजन को अकाउंट में लेता है ना। तो जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टेटमेंट गिवन है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से ब्रीफ कर लेना। When two reactant has to react, when two reactant has to react, when two reactant has to react, they will collide and form complex. They will collide and form complex. या मैं बोल देता हूं, जस्ट आप सुन लीजिएगा। If two reactant molecule will collide to each other, then only they will react. कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि मॉलिक्यूल को रिएक्ट करना है तो उनका कोलाइड होना जरूरी है। उसके बाद ये भी पोस्टुलेट कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए। कुछ ही कोलिजन जो होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और वैसे कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है बहुत लेस होता है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोलिजन का नंबर भी बढ़ता जाता है।
अब इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग सीधा सीधा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। तो इसमें हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे, एक एंडोथर्मिक के लिए और एक एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, हमें पता है कि एक होता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल होता है, उसका अपना, जैसे मान लो ये मेरे लिए रिएक्टेंट हो गया, उनका खुद का कुछ ना कुछ जो है, और ये मान लिया प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पहले एक्टिवेट होके कहाँ जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पर, फिर आता है किसके पास, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है किस तरह का प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक, है ना। और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपी माइनस ई आर, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो क्या बताए थे कि कुछ जो जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिवेट होके कहाँ चले जाएंगे, ये लाइन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर, या इसको हम लोग कहते हैं बैरियर एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लगेगा, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ईए। दिस इज ईए। ईए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ईएबी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये जो पार्ट है, अगर इस लाइन को इधर ले आते हैं, यहां से ये वाला लाइन को लेके आते हैं, तो ये जो फॉर्म है यही हमारे लिए क्या हो जाता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाता है, डेल्टा एच। यहां से यहां तक जो आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई ए फॉरवर्ड। ये सब लेबलिंग आपको पता भी होना चाहिए, ई ए फॉरवर्ड। यहां से जो यहां तक जो एनर्जी आएगा नीचे तक, ये नीचे लाइन को जो टच करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं क्लास, ये समझना जरूरी है टर्म के फॉर्म में, थ्योरेटिकल टर्म में। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी है, यहां से यहां तक जो तुमने एनर्जी दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब द एडिशनल एनर्जी, the additional energy required by the reactant molecule in order to form activated complex। reactant molecule एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको जो एडिशनल एनर्जी मतलब कौन सा, जो ब्लू पार्ट से मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर का जो एनर्जी दिए, इतना तो था ही पहले से एनर्जी, इसके ऊपर जो तुम एनर्जी दिए उसी को हम रेफर कर रहे हैं एडिशनल एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्लियर है, इसको हम लोग ईटीएच बोलते हैं। डेल्टा एच आप समझ में आ गया, कहां से कहां तक बोले, डेल्टा एच क्या है, ईपी माइनस ई आर, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर यही ग्राफ आप एक्सोथर्मिक के लिए बनाएंगे, तो मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में। ईटीएच हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, ईटीएच इक्वल टू देखो ई आर प्लस ई ए एफ, ईटीएच इक्वल टू ई आर प्लस ई ए एफ। ठीक है, तो यहां से हम लोग ETH इक्वल टू हम लोग EP प्लस EAB भी लिख सकते हैं। EP मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस EAB, मतलब E बैकवर्ड। एक्टिवेशन मतलब यहां से यहां तक देखो, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक जो एनर्जी लगा, और ये वाला पार्ट जोड़ लिए तो भी मुझे थ्रेशोल्ड मिल गया। या तो आप ER वाला पार्ट प्लस EAF वाला पार्ट जोड़ लिए, तब भी आपको क्या मिल गया, ETH मिल गया। डेल्टा एच हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, EP माइनस ई आर, तो मैंने पीछे भी लिख दिया है। और डेल्टा एच को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, EA फॉरवर्ड माइनस EAB। EA फॉरवर्ड मतलब ये वाला पार्ट हो गया, माइनस EAB कर रहे हैं मतलब ये वाला पार्ट जो माइनस हुआ, ये वाला पार्ट को देख रहे हैं, तो भी अपने को डेल्टा एच यहाँ से मिल जाएगा। ग्राफ से आप देख सकते हो, फ्रॉम ग्राफ EAF इज मोर देन EAB। ठीक है, अब अगर हम लोग एक्सो के लिए बात करें, ये सब तो एंडो के लिए बात किए, तो एक्सो के लिए क्या हो जाएगा, EAB इज मोर देन EAF। ग्राफ अलग बन जाएगा इसमें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं।
तो अब इसमें क्या था रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट जो होगा वो हो जाएगा ऊपर और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके लिए नीचे। सेम ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इधर जाके इधर आ जाएगा। सॉरी इसको टच करा लीजिएगा उधर। ये वाला आपके यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाएगा EAF, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा EAB। ये आपके लिए क्या हो गया प्रोडक्ट, ये आपके लिए क्या हो गया रिएक्टेंट। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ क्या हो गया डेल्टा H। तो यहाँ से तुम डेल्टा H क्या लिख सकते हो EAF माइनस EAB, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रेट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रेट। अब इंपॉर्टेंट नोट, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी एक इक्वेशन, एक टर्म आता है E माइनस ऑफ E रेज टू पावर EA बाय RT। इसका सिग्निफिकेंस कोई पूछ ले तो इसका सिग्निफिकेंस है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी मोर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक चीज मैं यहां से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास मॉलिक्यूल्स था। अब इन मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिवेट करके इधर लेके आए तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने ऐसे फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल, मान लो तुमने यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स किया तो ऐसे 20 मॉलिक्यूल्स ही हुए होंगे जिनका एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा या एक्टिवेशन के बराबर हुआ, वो इस टर्म को अकाउंट में लेता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि E रेज टू पावर माइनस EA बाय RT का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताता है हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये फ्रैक्शन है तो ध्यान रखना इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी a molecule can show effective collision, a molecule can show effective collision, a molecule can show effective collision if its energy is more than, if its energy is more than its activation, if its energy is more than its activation energy। इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब एक मॉलिक्यूल का एनर्जी उसके एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा, एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी होगा तब भी चलेगा बट मोर देन। अच्छा एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, इफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर देन इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, इफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे लिख भी सकते हैं, इफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, if energy of molecule is more than its activation energy, if energy of molecule is more than its activation energy, will it show effective collision? क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, will it show effective collision? अगर किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी उसके एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो क्या कंपलसरी है वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा? तो यहां से आंसर रहेगा, आंसर होना चाहिए नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। इसीलिए यहां से हम सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे, हेडिंग डाल देंगे ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन बैरियर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इफेक्टिव कोलिजन के लिए। वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया CHHCl, ठीक है, अगर मेरे को इसमें मान लो OH माइनस का एडिशन कराना है SN1 मैकेनिज्म से, तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। OH के अटैक करने का एक पॉसिबिलिटी है, एक बैक साइड से है। तो कौन सा ओरिएंटेशन सही है? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो OH अगर इधर से आएगा तो Cl माइनस पे निगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। स्टेरिक रिपल्सन होने का मतलब हम इसको कह सकते हैं इट इज ए इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन या नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब ये ओरिएंटेशन जो है OH माइनस के अटैक करने का प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर वो बैक साइड से जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिपल्सन नहीं है, और कोई भी रिपल्सन नहीं है तो हम लोग इसको कहेंगे इट इज ए प्रॉपर ओरिएंटेशन।
तो यहां से जो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, प्रोडक्ट बनेगा, बट दैट प्रोडक्ट विल बी माइनर। लेकिन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, even if molecule have potential variant energy, but its orientation is not proper, it may not be effective collision. It may not be effective collision. और यही रीजन है कि किसी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो लेस देन इक्वल टू जनरली 3 होता है, क्योंकि एक प्लेन पे अगर आप 3 मॉलिक्यूल को कोलाइड कराओ, एक्स वाई जेड तीनों ओरिएंटेशन से हो सकता है, लेकिन फोर्थ मॉलिक्यूल के ओरिएंट होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा। तो ओरिएंटेशन भी एक मैटर करता है, इसको एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं A+B गिव्स, ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो यहां से प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन बनता है रेट इक्वल टू, जो एनसीईआरटी में लिखा वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, PZAB e⁻⁻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 ⁻
है स्टेरिक फैक्टर। P होता है स्टेरिक फैक्टर और जिसको आप ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि P जितना बढ़ेगा, ठीक है, जितना P बढ़ेगा उतना इफेक्टिव कोलिजन होगा, उतना इफेक्टिव कोलिजन होगा। क्यों? ओरिएंटेशन फैक्टर सपोर्ट करता है। और ये जो ZAB होता है, ZAB इज रेफर्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये भी जो है हम ये भी कह सकते हैं जितना, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर वॉल्यूम। तो अब ये भी कह सकते हैं जितना ज्यादा जेट रहेगा, अब जैसे AB का मतलब क्या हुआ? AB कोलिजन, ZAA लिखे मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन A मॉलिक्यूल, ZBB लिखे मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन BB मॉलिक्यूल। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा हम यही कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ कोलिजन मोर चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो इस इक्वेशन में हम अगर कहें तो इफेक्टिव कोलिजन को कौन सपोर्ट कर रहा है? P और Z सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज था जो यहाँ पे हम लोग लिखना है, चलो मैं आके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो ये हो गया कोलिजन थ्योरी के रिलेटेड बात। अब हम लोग आ जाएं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर शो करता है। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाता है? के, हमने ये पढ़ लिया, कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है। अब ये जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अब हम लोगों को जो देखना है, हम लोगों को कंसंट्रेशन को फिक्स रखना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को फिक्स रखना है और हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन को फिक्स रखें तो टेम्परेचर के साथ तो के वेरी करता है, उसमें कोई डाउट ही मत रखना। रेट हमेशा बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो अगर हमारा के चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रेट भी क्या हो जाएगा? चेंज। यहीं से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ ए हो जाएगा। मैं आगे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो रेट का एक्सप्रेशन वाला, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन एन, तो हम लोग क्या इसको के इक्वल टू, ये हमने पहले पढ़ा है। अब आर्हेनियस के कंसेप्ट में उसने कैसे लिखा? के इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो ये क्या है? बेसिकली इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होना नहीं है, तो के का यूनिट क्या होगा? जो ए के यूनिट के बराबर होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। ए यहाँ पे क्या है? ए है आर्हेनियस पैरामीटर और इसको आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली के बदलेगा, तो यहां से रेट भी चेंज होगा। अब देखो ये जो ए है बेसिकली, ये ए इज इक्वल टू पी जेड ए बी, इस पे डिपेंड करता है। क्यों इस पे डिपेंड करेगा? अभी पी बता दिए हम आपको क्या है, पी इज ओरिएंटेशन, जेड ए बी इज कोलिजन, ठीक है। अब जैसे मान लो, अगर एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम P को मान लिए 0.5, अच्छा एक चीज मिस कर गया मैं, पीछे लिखवाना, वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ P जनरली लेस देन 1, P का वैल्यू जो होता है जनरली लेस देन 1 होता है। तो अब अगर देखिए यहां से हम बात करें कि अगर मान लो P है 0.5, एक एग्जांपल समझना, और नंबर ऑफ कोलिजन है 200, अगर मान लो एक टाइम पे हम बोले इफ मॉलिक्यूल एनर्जी इज 100 किलो जूल, और दूसरे में बोले हम इफ मॉलिक्यूल एनर्जी 200 किलो जूल, तो क्या ये इफेक्टिव क्या ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट डालेगा? ये सब क्वेश्चन है मेरा। विल इट इफेक्ट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यहाँ पे एनर्जी कितना था 100, यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया 200। अब इस इक्वेशन को देखो, A इक्वल टू पी जेड ए बी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये इक्वेशन कहीं भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब हम पूछ रहे हैं कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मतलब एक बार हमने इसको 100 जूल पे लिया, एक बार हमने इसको 200 जूल पे लिया, अब टेम्परेचर तुम वेरी करा रहे हो, मान लो तुम टेम्परेचर इंक्रीज किए या डिक्रीज किए, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये यहाँ पे ए के ऊपर कोई इफेक्ट होगा? तो देखो सीधा सा बात है कि इस रिएक्शन में कहीं भी टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा। अगर इस रिएक्शन में कहीं भी टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका जो है नंबर ऑफ कोलिजन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर ऑफ कोलिजन में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब इसके एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, या एनर्जी में चेंज करने से नंबर ऑफ कोलिजन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखना, एक पॉइंट में लिखवा देता हूँ समराइज करके। ये क्या हो जाएगा एक्टिवेशन, ये क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी क्या है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। सॉरी, इस पॉइंट को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी में मिस्टेक बोल दिया। अभी देखो मान लो ये सिचुएशन है, इसका 0.5 दिया था P, इसका कोलिजन दिया था 200। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इसमें टेम्परेचर को, ठीक है, अगर ए के ऊपर देखें, ठीक है ना, ये इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे जो मैंने इक्वेशन लिखा था ये वाला पार्ट, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, हाँ, ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे रेट का, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, इसी को हम लोग ए बोल रहे हैं। ये वाले पार्ट को हटा दिया यहाँ पे, तो देखो ए आ गया, ये वाला पार्ट में ए आ गया, तो ए को हमने क्या लिखा पी जेड ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए था ना, ए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टेम्परेचर, ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली में। ये वाला टर्म टेम्परेचर से वेरी करता है, ठीक है, ये वाला टर्म में टेम्परेचर आ रहा ना, ये वेरी करेगा, तो ये के भी यहाँ से वेरी करेगा, बट इसमें कहीं पे भी टेम्परेचर का टर्म नहीं आता है। अब इसी में मैं लिखता हूँ when temperature is increased, तो लिखना EA by RT decrease, when temperature is increased EA by RT decrease, that is minus of EA by RT increase, that is e raised to power of minus EA by RT increase, that is K increase, that is rate of reaction increase, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन नोट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर,
चाहे वो कैसा भी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, अगर के रेट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। ठीक है। हाँ ये जरूर है कि मैं बताऊंगा, इसको आगे क्लियर करेंगे। कुछ डाउट भी है इसमें स्टूडेंट्स को, कैसे होगा ये चीज मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हो गया ना। अच्छा, रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ओनली व्हेन EA is negative, which is not possible, for an elementary reaction। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये सीधा जान लीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट नहीं बढ़ता है, वो वैसे ही है जिसमें कि वैसे रिएक्शन जिसमें जिनका EA क्या हो जाता है नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो T बढ़ेगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रेट कम हो जाता है, T बढ़ेगा, एंडोथर्मिक है तो रेट बढ़ जाता है। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आगे डिटेल करूंगा। एक मिसकंसेप्शन है, किसी भी टाइप के रिएक्शन पे, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, T बढ़ाने पर रेट बढ़ता है। अभी मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा। जो हम लोग पढ़ते हैं ये वाला टर्म, इसको ऐसा बोलना सही नहीं है। जैसे देखो क्या होता है, एक थोड़ा आइडिया देते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये बैक फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है। देखो ओवरऑल रिएक्शन का रेट तो हमेशा बढ़ेगा ही, लेकिन अगर बैकवर्ड का रेट फॉरवर्ड से बढ़ जाए, ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने, फिक्स है। लेकिन अगर टेम्परेचर ने केबी को सपोर्ट कर दिया, तो मेरा रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड की तरफ। तो ओवरऑल रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्शन मोर एक्सटेंट किधर दिखाएगा, बैकवर्ड। तो के जरूर चेंज हो जाता है। केएफ, अब मान लो कि तुमने टेम्परेचर बहुत बढ़ाया और केएफ बहुत बढ़ गया, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन रेट तो बढ़ेगा ही। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो इसी रिएक्शन पे वापस आते हैं, कोलिजन, ये जो अभी आरएनएस इक्वेशन लिख रहे हैं। तो आरएनएस इक्वेशन में के इक्वल टू क्या लिखा हमने, ए ई नॉट पावर ए बाय आर टी। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन r इंटू 1 बाई टी। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ऑफ ए अपॉन 2.303 r 1 बाई टी। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया 1 बाई टी वर्सेस ln k। स्लोप इसका हो जाएगा नेगेटिव, और स्लोप क्या है अपने लिए, माइनस ई ए बाई आर। इंटरसेप्ट लेंगे आप पॉजिटिव। ठीक है, बट ये निगेटिव हो सकता है इफ ए इज लेस देन 1। ये मेरे लिए ln a है। ठीक है, और एक ग्राफ ये भी बना लेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। log a 1 बाई टी का ग्राफ, इसका भी ग्राफ सेम आएगा, बट स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। अभी एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट इक्वल टू K1, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट इक्वल टू K2। तो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो यहाँ से इसको फाइनल सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखिएगा R जो है वो कैलोरी और जूल दोनों में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी में 2 और जूल में 8.314। सिंपल लेवल क्वेश्चन, जेई और नीट लेवल। K1 इक्वल टू A1 e रेज टू पावर माइनस
EA by RT, K2 is equal to A2 e raised to power minus EA by RT, A1 आपको दे दिया 10 to the power 9, EA1 दे दिया आपको 1200 केल्विन, A2 दे दिया आपको 10 to the power 10, EA2 दे दिया आपको 1800 कैलोरी। बोला the temperature at which K1 equal to K2, कुछ नहीं है, दोनों को बराबर कर देंगे सीधा। ठीक है, दोनों को रेशियो ले लेना। आंसर इसका जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह का है 600/4.606 के। चलो ये क्वेश्चन आपको करना है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। थोड़ा 10 मिनट का टॉपिक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आपके टेस्ट में कोई डिपेंड नहीं होगा उस पर, और होगा भी तो अब तो तुम लोग इतना पढ़े हो। log k वर्सेस 1/t, क्या log k वर्सेस 1/t, ये आपको दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log k2 by k1 if k2 is rate constant at temperature 600 Kelvin and K1 is rate constant at temperature 300 Kelvin, given measure EA in kilocalorie, measure EA in kilocalorie। फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे। इसमें देखो, सबसे पहले आपको थीटा दे दिया 45, तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो मतलब आपको स्लोप आ जाएगा यहाँ से कितना, स्लोप आ गया -1, तो स्लोप -1 आ गया, और स्लोप इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 R, दैट इज इक्वल टू -1, तो मतलब EA का वैल्यू आ गया आपको 2.303 R। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दो, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/300 माइनस 1/600। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो log K2 बाई K1 इक्वल टू 2.303 R अपॉन 2.303 R 1/300 माइनस 1/600। बहुत लोग इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके आंसर दे रहे हैं 1/600। ये आंसर गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है EA इन किलो कैलोरी, तो EA अगर आप किलो कैलोरी में रखोगे तो यहाँ पे आपको R का वैल्यू जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा ना, तो आ जाएगा 1000 अपॉन 1000 इंटू 1/600, तो आंसर विल बी 2.67, है ना। जितने लोगों को 1/600 आ रहा, तो उन्होंने इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया। सो प्लीज ये सब छोटा छोटा मिस्टेक करके क्वेश्चन, अब 1/600 तक अगर तुम आ गए, मतलब